हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सो यार, आज सबसे पहले मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम पे कुछ चीज़ें हमारे देश में ऐसी हो रही हैं कि जो शायद कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही हैं तो हमको उनको होने नहीं देना है। ठीक है, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक बड़ा बुजुर्ग हो, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में अगर हम सुरक्षित हैं, हमारे देश में अगर हम चैन की सांस ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जाता है, सबसे बड़ा उसका एक कहते हैं प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमारे लिए हमारे जवान खड़े हैं। सल्यूट करता हूं मैं उस हर एक माँ को, उस हर एक पेरेंट्स को जो ऐसे बच्चों को पैदा करते हैं, ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं यार, जो हमारे देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। सो यार, वो भूखे प्यासे कैसे ना कैसे अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर वहाँ पे उस बॉर्डर पे खड़े हैं यार, सिर्फ हम लोगों के लिए। मैं यहाँ पर वीडियो बना पा रहा हूँ, आप घर पे चैन से पढ़ पा रहे हैं, आप घर पे चैन से खा पा रहे हैं, हर एक मौसम का आप मजा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन जवानों की वजह से। यार इज्जत करो यार किसी की, यार उन जवानों की तो कम से कम इज्जत करो यार, उनकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट करो यार, उनके दुख को तो समझो यार, वो किस दुख में वहाँ पर हैं, मतलब कैसे कैसे देश की सेवा कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक आर्मी वालों को जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारे आर्मी मेंस हैं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ यार उनकी सोच को। वो कभी ज़बरदस्ती कुछ नहीं करते, उनकी यहाँ से निकलती है देश के लिए सेवा। समझ रहे ना आप लोग? ठीक है, तो देश सेवा कहना बहुत आसान होता है यार, जो करता है ना उससे पूछो। यहाँ पर बैठ के मैं बोल तो ले रहा हूँ देश सेवा, लेकिन जो कर रहा है ना, रियल में जो देश सेवा कर रहा है, उससे जाके पूछो ना बॉर्डर के अंदर। यहाँ पर ये टीवी के अंदर ये 2-3 लोग जो बोल देते हैं ना यार, ये है ना, तो इनको आप क्यों सुन रहे हो? इनको क्यों प्रचार कर रहे हो? इनको नेगोशिएट करो, बाइकआउट करो इनका, यहाँ से निकालो इनको देश से। यार ऐसे लोगों को मत सुनो। देखो, मैं आज आपको खुद में आज दिखाई दे रहा हूं, किस कलर में दिखाई दे रहा हूं? देखो सामने, देखो, ये होता है देश प्रेम। हम आर्मी को सिर्फ बोल के ना प्यार जताएं अपना, हम पूरा आर्मी रंग में ढल जाएं। और मैं चाहता हूं पूरा देश आर्मी रंग में ढल जाए, और पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, और ऐसे कुछ लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को तो हम ऐसे ही नेगोशिएट कर देंगे अपनी पॉजिटिविटी से। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है ना देश के अंदर, उसको अपनी पॉजिटिविटी से न्यूट्रल कर डालो, इतना न्यूट्रल कि कभी वो पैदा होने की सोचे भी ना। तो सल्यूट करता हूं मैं ऐसी फैमिलीज को, ऐसी माओं को, जो ऐसे बच्चों को पैदा करती हैं, ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति होती है और देश सेवा होती है। सो रिस्पेक्ट आर्मी मेंस ऑलवेज। ठीक है, सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक उस आर्मी फैमिली को, हर एक उस आर्मी सोल्जर्स को, जो हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, और दिन रात बिना कुछ सोचे समझे अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, किसी बात को दिल में लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, वो अपना काम करते हैं, दैट्स इट। समझ रहे हो? वरना आज मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा होता। सो यार, ये तो थी कुछ इमोशनल बातें। चलिए, आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हम इसको बोलते हैं बेसिकली। ये बेसिकली एवोगैड्रोस की एक हाइपोथेसिस थी। 1811 में क्या हुआ था, 1811 में क्या हुआ था, एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस की थी कि जो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होती हैं, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती हैं। मतलब अगर कोई गैस का वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी फिजिकल कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो क्या बोला उसने, पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करो एक H2 गैस है और एक O2 गैस है, तो क्या बोला एवोगैड्रो ने कि अगर मैं इसका एक वॉल्यूम लूंगा और इसका भी एक वॉल्यूम लूंगा, तो इन दोनों के एक एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सपोज इसमें n मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इसमें भी कितने होंगे? n मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कब? एट द सेम कंडीशन एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
थोड़ा सा हिंदी में सुन लो कि जितना वॉल्यूम होगा, इक्वल आयतन यानी कि बराबर आयतन वाली गैसें बराबर अणुओं को कंटेन करेंगे, यानी कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस कंटेन द इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि जो गैस का इक्वल वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम, सपोज इसका 1 वॉल्यूम है तो 1 वॉल्यूम कितना कंटेन कर रहा है, n मॉलिक्यूल। सो यहां भी 1 वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, n मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक, सो चलो लिखते हैं इस लॉ को, छोटा सा है, इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग बेसिक्स बात करेंगे और नीट और जेई से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो लॉ लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, मैं हाइपोथेसिस क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। ठीक है, हाइपोथेसिस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of gaseous, equal volume of gaseous contain, equal volume of gaseous contain equal number of molecule। क्या सर, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समान ताप व दाब पर, समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन समान अणुएं, या ऐसे लिख लो इसको, ऐसे ना लिख के, समान ताप और समान दाब पर समान आयतन वाली गैसें समान अणु देती है। ठीक है, समान ताप और समान दाब पर समान आयतन वाली गैसें समान अणुओं या अणु देती है। सपोज करो हमने क्या बोला कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो सपोज करो अपने पास एक H2 है और प्लस अपने पास एक Cl2 है। अपने पास एक H2 गैस है और एक Cl2 गैस है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2HCl। बोलो यहां पर वॉल्यूम कितना, 1 वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 1 वॉल्यूम। यहां पे कितना वॉल्यूम, Cl2 का 1 वॉल्यूम। सो क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस विल रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ठीक है, अगर सपोज करो एक वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल है, सपोज 1 मॉलिक्यूल है। सो यहां भी कितना है वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, तो यहां भी 1 मॉलिक्यूल। और यहां पे कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, तो यहां पे कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। भैया इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम वाली गैसें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो H2 का एक वॉल्यूम 1H2 1 वॉल्यूम, एक Cl2 का वॉल्यूम कितना बनाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सो एक वॉल्यूम बराबर 1 मॉलिक्यूल, सो ये भी 1 वॉल्यूम बराबर 1 मॉलिक्यूल। वॉल्यूम बराबर तो मॉलिक्यूल भी बराबर, यही कहा था एवोगैड्रो ने, जितना वॉल्यूम गैस का होगा उतना ही मॉलिक्यूल होगा, चाहे यहां कोई भी गैस हो। गैस से मतलब नहीं है, गैस से मतलब नहीं है, यहां पर H2 गैस है, यहां पर Cl2 गैस है,
डजंट मैटर, कोई भी गैस हो, बट वॉल्यूम जितना होगा उतना ही मॉलिक्यूल भी होगा। अगर सपोज करो यहां पर कितना होता, 2 वॉल्यूम होता, यहां पे 2 वॉल्यूम होता तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल, यहां पे 2 वॉल्यूम तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल, और यहां पर 2 वॉल्यूम तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल भी होगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल, नंबर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि क्या बोला था इसने बोला था भाई जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स बोल लीजिए, मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए। तो यहां पर मैं n को लिख रहा हूं, v इज इक्वल वॉल्यूम एंड n इज इक्वल मोल्स। ठीक है, अभी मोल्स के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पढ़ते भी इसको ऐसी हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, या फिर क्या बोलते हैं इसको, 1 मोल ऑफ H2 when react with 1 mole of Cl2। सो मोल के टर्म में बोले या फिर मॉलिक्यूल के टर्म में बोले, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, सो ये था ये लॉ, टोटली कुछ नहीं है, जितना वॉल्यूम होगा गैस का उतना ही मॉलिक्यूल भी कंटेन वो करेगा। ठीक है, चलो अभी बात ये आती है कि इसको हाइपोथेसिस हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको हाइपोथेसिस क्यों बोला जाता है। हाइपोथेसिस इसलिए बोलते हैं, ये जो एवोगैड्रो था, एवोगैड्रोस ने 1811 में एक परिकल्पना की थी, एक हाइपोथेसिस जनरेट की थी, और उसको वो लॉ में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। मतलब ये अपने लॉ को सही से साबित नहीं कर पाया कि मैं सही बोल रहा हूं। एवोगैड्रो सही था पर वो कह नहीं पाया अपनी बात को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डाल्टन वर्टन बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो उसने इसकी बात को नेगोशिएट टाइप का कुछ कर दिया था, इसकी बातों को कुछ उलट फेर के बोलना स्टार्ट कर दिया। इट मींस कि एवोगैड्रो 1811 में अपनी बातों को सही से नहीं कह पा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एवोगैड्रो मर गया था, एवोगैड्रो की डेथ हो गई थी। फिर 1860 में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कैनिजारो नाम का एक साइंटिस्ट था। समझो बात को, 1860 में कैनिजारो एक साइंटिस्ट था जिसने एक कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातों को क्या किया, सही साबित किया। एक कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस कैनिजारो नाम के साइंटिस्ट ने 1860 में जितनी भी एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी उसको सही नाम दिया और एक ट्रिब्यूट दिया। किसको? एवोगैड्रो को एक ट्रिब्यूट देने के लिए उसको एक लॉ का दर्जा दे दिया, और इसलिए तब से हम उसको एवोगैड्रोस लॉ के नाम से जानते हैं। दैट्स इट भैया, एवोगैड्रो की सभी बातें सही थी। तो एवोगैड्रो की सभी बातें सही थी, तो कैनिजारो ने 1860 में इस एवोगैड्रो को एक श्रद्धांजलि के तौर पे क्या कर दी, एक श्रद्धांजलि के तौर पे क्या कर दिया, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया तब से इसने, और उस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू वेरी करते रहती है, ये वैल्यू चेंज करते रहती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है अपने पास। ठीक, सो 1860 में एवोगैड्रो को एक श्रद्धांजलि मिली कैनिजारो के थ्रू। कैनिजारो ने उसके बात को उठाई, उसके हाइपोथेसिस को कैनिजारो ने आगे बढ़ाया और एक लॉ के टर्म में उसको क्या किया, लॉन्च कर दिया। एक लॉ के टर्म में उसको आगे को क्या किया उसने, एक तरीके से बढ़ावा दिया। ठीक है, और उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एक नंबर भी जनरेट कर दिया और उस नंबर को बोल दिया NA, एवोगैड्रोस नंबर। A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। सो दिस विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो इसलिए हम इसको हाइपोथेसिस बोलते थे और बाद में इसको फिर लॉ के टर्म में बोल दिया गया। तो इसलिए दोनों पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसलिए क्योंकि लॉ ये बन नहीं पाया था। 1811 में एवोगैड्रो ने ऐसी हाइपोथेसिस की थी, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया। बट 1860 में फिर कैनिजारो ने क्या किया, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इन सारी बातों को सही साबित किया, और तब तक एवोगैड्रो तो थे नहीं, एवोगैड्रोस मर चुके थे। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने एक नंबर जनरेट कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस नंबर, और इसी को फिर बाद में एक लॉ के टर्म में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कहानी सिंपल सी इतनी थी। ठीक है, इसीलिए हम लॉ और हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? मिटोल दें? ओके, चलो। सो इसी को थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। सो V इज इक्वल KN। K मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, और N यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब मैं लॉ ही बोलूंगा, आप चाहो तो हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, बस पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या है ये चीज?
क्या है, क्योंकि एवोगैड्रो ने जो भी कंडीशंस बोली थी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे बोली थी, ये भी याद रखना इस पॉइंट को। एप्लीकेशंस क्या है बच्चों, सबसे पहला है एटॉमिसिटी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम बोल देते हैं कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब एटॉमिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एवोगैड्रोस लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने पास, ठीक है, जैसे अपने पास क्या है, H2 है, सो इसमें कितना, ये खाली एक हीलियम ले लो, ठीक है, He, सो इसमें कितना नंबर ऑफ एटम कितना, 1, सो जितना एटम उतना ही क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी हो जाएगी। बोलो यहां पर एटॉमिसिटी कितनी, 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। क्या बोल देंगे इसको, मोनो एटॉमिक बोलते हैं। H2 नंबर ऑफ एटम कितना, 2, सो एटॉमिसिटी कितना, 2, सो इसको हम क्या बोलेंगे, डायटोमिक। ठीक है, नेक्स्ट O3 नंबर ऑफ एटम कितना, 3, सो एटॉमिसिटी कितना, 3 एटम दिख रहे हैं ना ऑक्सीजन के, सो दिस इज कॉल्ड द ट्राई एटॉमिक। ठीक है, एंड H2O नंबर ऑफ एटम कितना, 3, सो ट्राई एटॉमिक अगेन, सो दिस इज ऑल्सो ट्राई एटॉमिक। ठीक है, और ऐसी 4 टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतनी ही हम उसकी क्या बोल देते हैं, एटॉमिसिटी बोल देते हैं। इसमें एक एटम तो 1 एटॉमिसिटी हो जाएगी, 2 एटम तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, 3 एटम तो एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया, 4 एटम तो एटॉमिसिटी कितना हो गया, 4 हो गया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो था एटॉमिसिटी। क्लियर। चलो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। दूसरी एप्लीकेशन क्या कहती है, चलो सेकंड, relationship between molar mass and vapor density। सो यहां से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना इस वाले टॉपिक से, ये नीट में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे और जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि यहां से रिलेशन वाले जितने टर्म्स होते हैं ये मोस्टली हमारे हायर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हायर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, जो भी हम आगे एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं, जैसे नीट से हो गए रिलेटेड, एम्स के हो गए एग्जाम्स, जेई मेंस का हो गया। ठीक, सो रिलेशन क्या कहता है, वेपर डेंसिटी क्या चीज होती है, वेपर डेंसिटी क्या चीज होती है, जिसको हम इन शॉर्ट वीडी लिखते हैं। वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो of density of gaseous and density of hydrogen। क्या बोला, वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसियस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। टोटल गैस की जो डेंसिटी होगी उसको हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, उसी को हम बोल देते हैं वेपर डेंसिटी। तो देख लो, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल डेंसिटीज ऑफ गैसियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, बेसिकली ये तो हमको गिवन होता है डेंसिटीज ऑफ गैसियस, लेकिन हाइड्रोजन की डेंसिटी अपने को पता होनी चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल हाउ मच, 0.0000089, दिस इज ग्राम पर ml। ये वैल्यू होती है ग्राम पर ml में। अगर हम सिर्फ ग्राम में वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज 0.089 ग्राम।
ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर ग्राम में लिखें तो फिर 0.089 ग्राम। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज को। और अगर ग्राम ml में लिखोगे तो ग्राम ml में लिखेंगे 0.00089 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम ml एंड इन ग्राम, दोनों वैल्यू अपने याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया वेपर डेंसिटी। टोटल डेंसिटी ऑफ गैसियस जो होगा उसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन की डेंसिटी से, तो निकल के आ जाएगा वेपर डेंसिटी। और इन दोनों में रिलेशन क्या है फिर, मोलर मास और इसमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। देखो, मोलर मास इज इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कहां से आया क्या आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपको सपोज करो मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, ये बेसिकली 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 12th के लिए, 12th 11th नीट ये सभी के लिए बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जेई मेंस, एडवांस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मेंस तक की बात तो यहां पर पूछी जाती है। देखो, मोलर मास इज इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है तो आराम से आप मोलर मास निकाल सकते हो। वेपर डेंसिटी नहीं दी हुई है और मोलर मास पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ आपको गैसियस की डेंसिटी दी है। टोटल गैस की डेंसिटी आपको दी है तो उसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन की डेंसिटी से, और हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है 0.00089 ग्राम पर ml। अगर ग्राम पर ml में दिया हुआ है तो ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर दोगे, अगर ग्राम में दिया होगा तो इससे डिवाइड करोगे, तो यहां से वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा मोलर मास। क्लियर है? सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखना इस चीज को। लास्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे, इरेज कर दें। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन तो अपने पास ये हो गया। तीसरा, नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या होगी, रिलेशन बिटवीन, तीसरा एप्लीकेशन रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम। मोलर मास एंड वॉल्यूम। सो मोलर मास और वॉल्यूम में रिलेशन भी ये लॉ दिखाता है। क्या बोलता है, ये बोलता है मोलर मास, अभी मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, या मोलर वेट बोल दो, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, कुछ भी लिखते हैं। तो मैं एक चीज लिख देता हूं, मोलर मास इज इक्वल हाउ मच, 2.4 लीटर एट एसटीपी। 2.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। सो ये क्या बोलता है, ये रिलेशन बोलता है भाई मोलर मास इज इक्वल कितना, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो ये लॉ ये बोल देता है अपने पास। ठीक है, और एसटीपी पे बात करता है गैसियस की। ठीक है, ये गैस की हम बात कर रहे हैं, 4 लीटर ऑफ गैस। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व होंगे, बस ध्यान से देखते रहना क्या कह रहा है ये लो। ठीक, चौथा अपने पास एक और आता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जीएमवी। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये क्या चीज होती है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जीएमवी। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। देखो, एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनटीपी 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल 22.4 लीटर एट एनटीपी। ठीक है, या एनटीपी तो मैंने पहले लिख दिया आगे से। सो एट एनटीपी 1 मोल ऑफ गैसियस इज इक्वल 22.4 लीटर, कॉल्ड GMV, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1 मोल्स बराबर कितना, 22.4 लीटर एट एनटीपी। सो 1 मोल इज इक्वल हाउ मच, 22.4 लीटर एट एनटीपी। सो ये एनटीपी पे अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो 1 मोल बराबर भी इतना ही होता है।
सो अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो या तो यहां से पूछ रहा है, यहां से रिलेशन सॉल्व होगा, या इस रिलेशन से सॉल्व होगा। और ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बिल्कुल ही ज्यादा खास होने वाली है नीट, एम्स और एज वेल एज जेई के बच्चों के लिए। नीट और जेई के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। चलो क्वेश्चन उठाते हैं, और जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगा वो आपकी अपनी बुक से होंगे। अपनी बुक समझ रहे हैं ना, जहां आप जाते हैं। शायर हम कहाँ जाते हैं, चलो कोई नहीं, जाते नहीं हो तो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर इस लॉ को खत्म करते हैं। 4 एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक। सो जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं वो उठा रहा हूं आपकी बहुत ही एक खास बुक है ना, बहुत ही एक अच्छी बुक है, खास बुक में से इसका नाम आता है। और वो खास नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं हमारे। सर हम तो नहीं जाते, अच्छी बात है, जाया करो यार। चलो सो यार पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। एट एनटीपी द डेंसिटी, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एट एसटीपी, सॉरी एनटीपी दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 0.00445 ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर एमएल दिया हुआ है, और बोल रहा है देन फाइंड आउट, नीट वाली ट्राई करें इसको पहले, जो नीट के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो ट्राई करें। फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी। देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, रिलेशन बताया था, कीजिए उससे, इट्स वेपर डेंसिटी। और क्या पूछ रहा है, एंड मॉलिक्यूलर मास भी पूछ रहा है, एंड मॉलिक्यूलर मास भी पूछ रहा है, ठीक। ये 2 चीजें पूछ रहा है तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एट एनटीपी द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 0.0045 ग्राम पर एमएल, यानी कि गैस की डेंसिटी दी हुई है, गैस डेंसिटी दी हुई है 0.0045 ग्राम पर एमएल। मैंने आपको क्या बोला था, दो तरीके से दे सकता है, या तो आपको ग्राम एमएल में दिया होगा या ग्राम में दिया होगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बेसिकली नीट, ठीक है, और एकेडमिक तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, और बाकी जेई के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो ऑन द बेसिस ऑफ नीट, अगर हम नीट के बेसिस पे देखें तो ये क्वेश्चन बहुत कुछ कहता है, और हमको रिलेशन पता है तो रिलेशन से हम लोग आराम से इसको सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कैसे, अपने को पता है वेपर डेंसिटी, अभी हमने रिलेशन देखा था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल डेंसिटीज ऑफ गैसियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो डेंसिटी ऑफ गैसियस कितना दिया हुआ है अपने को, या चेक करो कितना दिया हुआ है, 0.0045 ग्राम पर एमएल। और मैंने आपको क्या बोला था, एमएल में हाइड्रोजन की कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन की एमएल में कितनी होती है, 0.00089 ग्राम पर एमएल, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है हाइड्रोजन की एमएल, ग्राम पर एमएल में इतना, और अगर ग्राम में ले लोगे तो फिर 0.089 ग्राम, ठीक। सो डिवाइडेड बाई इसके डेंसिटी से डिवाइड करोगे कितना है, 0.00089 ग्राम पर एमएल। अगर इस सबको काटोगे पीटोगे तो करीबन अप्रॉक्स आएगा 50 के आंसर, कितना आएगा, 50 आएगी वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी 50 आ गई, तो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। एक तो आ गया आंसर वेपर डेंसिटी, अभी क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। सो मॉलिक्यूलर मास इक्वल कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल, क्या रिलेशन होता है इसमें और इसमें डेंसिटी में, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इट मींस की मोलर मास, ठीक है, मोलर मास इज इक्वल कितना होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्या करेंगे, 2 गुणी 50, कितना हो गया, 100 आ गया आंसर। तो 2 आंसर आ गए, 50 एंड 100। सो ऑन द बेसिस ऑफ नीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इरेज कर दें, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। खुद से भी ट्राई करते रहेंगे, पॉज कर लेना पहले, खुद से ट्राई करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वेट ऑफ 1 लीटर गैस, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है,
वेट ऑफ 1 लीटर गैस, ये दिया हुआ है, इज 2 ग्राम, इज 2 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ 1 लीटर गैस इज 2 ग्राम। उसके बाद दिया है देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। ये पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ठीक है। इट मींस इसी को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर या मोलर मास। सो यार ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। बोलो, पॉज करके आंसर निकालो। फिर मैं बोल रहा हूं जितने भी अपने नीट के बच्चे हैं वो इस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और जितने जेई के हैं, जेई मेंस देने वाले जो हैं, एडवांस वाले नहीं, एडवांस वाले भी कर सकते हैं और लेकिन मेंस वाले ज्यादा फोकस करें। मेंस वाले के लिए क्वेश्चन ज्यादा यहां से पूछे जा सकते हैं। चलो करें क्वेश्चंस को। क्या पूछ रहा है फिर से? मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास और वेपर डेंसिटी पूछ रहा है अपने से। अपने को रिलेशन पता है क्या? वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल होता है डेंसिटीज ऑफ गैसियस। जितना गैस का डेंसिटी दिया होगा, देखो वेट ऑफ 1 लीटर गैस इतना ग्राम, डेंसिटी किसमें दिया हुआ है? किसमें दिया हुआ है? ये ग्राम में दिया हुआ है। इसको आप एमएल पर ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये तो अपने को पता है नीचे कितना होता है, 0.00089 ग्राम पर एमएल। ये तो आपको याद करना पड़ेगा ये वैल्यू, ये तो डेंसिटी आपकी याद करनी पड़ेगी। ग्राम पर एमएल के अंदर कितनी होती है? ये ग्राम पर एमएल है, ठीक है। 0.00089, 4 जीरो होते हैं, एक याद रखना बात को। कितना? 0.00089 ग्राम पर एमएल। अब ऊपर गैस का वॉल्यूम डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। तो देखो जरा, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल 2/1000, क्योंकि हम इसको ग्राम में लेना चाह रहे हैं, ग्राम पर एमएल में, ठीक है। और ये वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो 1 लीटर में कितना? 1000। सो इसको अगर ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.002, पीछे तो कितने जीरो लगा लो उसे फर्क नहीं पड़ता, ग्राम पर एमएल। तो ये वाली वैल्यू हम यहां रखेंगे इस वाली जगह पे, ठीक। सो कितना आ जाएगा? 0.00200, 2 ही जीरो लगा लो, बहुत है। कितने यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 4 लगा लो, 3 लगा लो जीरो, ठीक है। नीचे भी 6 है ना जीरो के बाद, सॉरी उसके बाद पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 होने चाहिए। सो ये अप्रॉक्स करीबन आएगा 22.4। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसको काटोगे तो ये टोटल कितना आएगा वैल्यू? 22.4। सो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई? 22.4 आ गई। सो वेपर डेंसिटी निकल गई तो फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं या मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल कितना? वेपर डेंसिटी इंटू 2। सो 22.4 इंटू 2 कितना आ गया? 44.8, ठीक है। ये आंसर मैंने अप्रॉक्स निकाल रखा है, आप लोग करेक्ट करके निकाल लेना। सो 22.4, सो 44.8। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। वेपर डेंसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। मिटोल दें। चलो आप लोग पहले खुद पॉज करके इसको करें क्वेश्चंस को, तब जाके उसके बाद आगे क्वेश्चंस को बनाएं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं और आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। चलो भाई पॉज कर रहा हूं, निकालो नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है 1 मोल इक्वल कितना होता है? चलो मैं आपको एक नोट हिंट देता हूं, नोट लगा लो। हिंट क्या है अपने पास? 1 मोल इज इक्वल होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। चलो या एनटीपी लिख लो, एसटीपी लिख लो, ठीक है। एसटीपी दिया तो एसटीपी लिख लो। चलो फिर मैं लिख रहा हूं पीछे से, जितने भी अपने नीट के बच्चे हैं और जेई मेंस के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ट्राई करें भाई इसको। जेई मेंस और नीट वाले तो बिल्कुल पीछा मत छोड़े इस क्वेश्चन का।
नीट वाले तो बस किसी भी हालत में करें इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। भैया हमको ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और हमको पता है एसटीपी पर, देखो पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसटीपी दिया हुआ है, तो अपने को पता है 24.4 लीटर ऑफ O2 कंटेन। बताओ भाई, इतना अगर वॉल्यूम होगा इसका, अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना होगा तो इतना वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, 1 मोल। अपने को तो मोल निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इतना जब वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा तो इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल 1 मोल, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल क्या होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैसियस एट एसटीपी, ठीक। तो इतना बराबर इतना, सो हमको कितने में निकालना है, हमको निकालना है 11.2 लीटर ऑफ O2 विल कंटेन हाउ मच, कितना, 1/22.4 इंटू 11.2 लीटर, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा काट पीट के, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये समथिंग समथिंग आएगा 0.5 मोल। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे बताओ। अपने को तो पहले से रिलेशन पता है ना, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल 1 मोल। इज इट क्लियर भैया? 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। सो 11.2 लीटर में कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल लोगे, 11.2 डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि 0.5। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, चलो लेट्स सी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप लोग करोगे, नीट वाले बच्चे बेसिकली। एकेडमिक वालों को तो करना ही करना है बच्चों, एकेडमिक वाले तो करते रहें। देखो मैं आपको बिल्कुल, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम आपको करवा रहे हैं मोर देन मोर क्वेश्चंस। सो आप लोगों को मेरा साथ देना है, ठीक है, सपोर्ट भी करना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल लीजिए, मैं 5th डाल रहा हूं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल इन, फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। एट एसटीपी क्या निकालना है, निकालना है वॉल्यूम निकालना है और मोल्स निकालने हैं। सो वॉल्यूम और मोल्स हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई चलो नीट वाले फिर से ट्राई करें, नीटवा का बच्चा तो सबसे पहले ट्राई करे इसको। चलो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम को देखो, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, अरे यार करना क्या है अपने को, कुछ नहीं करना है। देखो हमको क्या पता है भाई, 1 मोल, यानी कि 1 मोल में कितना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, 1 मोल बराबर कितना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा भाई, कितना होगा बोलो, 28 ग्राम, ठीक है, कितना होगा 28 ग्राम। तो क्या बोलेंगे, 28 ग्राम ऑफ N2 कंटेन कितना, 22.4 लीटर, ठीक है, एट एसटीपी। तो आपने को कितने में निकालना है, 56 ग्राम पे। सो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन 22.4 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 28, सॉरी 56 इंटू 28। सो निकाल लो अब। क्या कर रहे हो सर जी, 28 इंटू 56, तो ये कितना हो गया 2, सो आएगा 22.4 इंटू 2। सो कितना आ गया देखो जरा, 4 2 जा 8, 4 4 4 4 4 4 44.8 लीटर। आंसर इज 44.8 लीटर। ठीक है, आ रहा है आंसर, देख लो 44.8 लीटर सही है एट एसटीपी। ये जो आंसर आएगा ये एसटीपी पे आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, हमको पता है भाई 1 मोल में कितना होगा नाइट्रोजन N2 होगा 28 ग्राम, क्योंकि 1 नाइट्रोजन कितना होता है भाई, 1 होता है 14 ग्राम। सो N2 बराबर कितना, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2, सो कितना हो गया 28 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल कितना, 28 ग्राम।
सो एक मोल में कितना नाइट्रोजन होगा, 28 ग्राम होगा। सो कितने में पूछ रहा है, 56 में पूछ रहा है। सो 28 ग्राम बराबर कितना, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। भैया 28 ग्राम में एक मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल कितना होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे एक मोल बराबर इतना, तो एक मोल बराबर कितना ग्राम, इतना ग्राम, तो इतना ग्राम बराबर इतना वॉल्यूम। सो इतना ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना बटे 28 डिवाइडेड इंटू 56। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे, 22.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 56। सो आंसर विल बी 44.8 लीटर। आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब निकालने अपने को मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। सो दूसरा लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। भाई ये भी अपने को पता है, देखो जरा हमने क्या बोला, 1 मोल इज इक्वल कितना, 22.4। ठीक है, सो 1 मोल इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई, 28 ग्राम। सो कितने पे निकालना है अपने को, 56 पे निकालना है। तो 56 या ऐसे लिख लो इसको, 28 ग्राम इज इक्वल 1 मोल। सो 56 ग्राम इज इक्वल कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल डिवाइडेड बाय हाउ मच, 28 और इंटू कितना 56। सो ये आ जाएगा 2 and 2 इंटू 1 मोल। सो दिस इज इक्वल 2 मोल। ये तो वैसे भी लड्डू सवाल था। अगर एक मोल में तो इतना वॉल्यूम, से वॉल्यूम वाले को हमको मत लो, नीचे से खाली इसको ले सकते हैं हम लोग। सो 28 ग्राम बराबर कितना, 1 मोल। ठीक है, इतना ग्राम बराबर 1 मोल। पहले हमने यहां पर बात कर ली है, देखो जरा 1 मोल में कितना, इतना वॉल्यूम होता है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितना ग्राम होगा, इंटू 28 ग्राम होगा। ठीक है, सो 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन इतना लीटर ऑफ वॉल्यूम और इक्वल 1 मोल। ठीक है, यानी कि 28 ग्राम बराबर 1 मोल। सो 56 ग्राम इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 56। ठीक है, सो 2 इंटू 1 2 मोल। तो ये थे यार यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमको करने थे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप लोगों ने इस लॉ से करने हैं। सो आज के लिए इस लॉ के अंदर बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ अगली वीडियोज़ के साथ फिर से। जय हिंद।